गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज के इसी कंटेंट में मैं डॉक्टर सारिका जायसवाल आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसे विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 में कुछ विकास के सिद्धांत को समझाया है, शेष विकास के सिद्धांतों को पार्ट 2 में बताया गया है। बच्चों, पूरे सिद्धांत को समझने के लिए दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले कंटेंट में आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, मैंने उसमें आपको डेवलपमेंट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था और ये बताया था कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो कि प्रीनेटल पीरियड से शुरू होकर ओल्ड एज तक चलती रहती है। बच्चों, डेवलपमेंट की यह प्रोसेस कुछ नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो आइए जानें कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। विकास के सिद्धांत को समझने से पहले बढ़ते हैं अपने आउटलाइन की तरफ। तो आउटलाइन, इस आउटलाइन के अंतर्गत जिन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट का डिस्कशन आगे की स्लाइड में किया गया है, उन सभी का प्रारूप इस आउटलाइन में इंक्लूड किया गया है, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि विकास के सिद्धांत के बारे में थोड़ा सा हम परिचय देंगे और उसके वैल्यूज़ के बारे में बताएंगे कि विकास के सिद्धांत के कौन कौन से वैल्यूज़ होते हैं। सेकंड है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस, विकास में परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। नेक्स्ट, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। नेक्स्ट है द डेवलपमेंटल पैटर्न हैज़ प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, विकास प्रतिमानों की प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, विकास में व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट, देयर आर पीरियड्स इन द डेवलपमेंटल पीरियड, विकासात्मक प्रतिमानों की अवस्था होती है। नेक्स्ट है देयर आर सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी डेवलपमेंटल पीरियड, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की सामाजिक प्रत्याशा होती है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट पीरियड्स इन डेवलपमेंट, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में प्रसन्नता पृथक होती है। नेक्स्ट है एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ पोटेंशियल हैज़ार्ड, विकास के प्रत्येक क्षेत्र में संभावित खतरे होते हैं। तो बच्चों, ये आपके सामने जो है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं, यानी कि जो विकास के सिद्धांत हैं वो 10 विकास के सिद्धांत हैं, जिसमें 5 सिद्धांत के बारे में मैं इस लेक्चर में बताऊंगी आपको पार्ट 1 में, और बाकी के जो सिद्धांत हैं 5 सिद्धांत वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन क्या है और उसके वैल्यूज़ क्या क्या हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे द डेवलपमेंटल पैटर्न इज़ लाइक हैज़ साइंटिफिक एज वेल एज प्रैक्टिकल वैल्यूज़, दीज वैल्यूज़ आर, फर्स्ट है knowledge of the pattern of human development helps developmental psychologists to know what to expect of children. वैल्यूज़ ऑफ प्रिंसिपल डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत की वैल्यूज़ क्या है। बच्चों, विकास का तरीका एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों ही तरह का होता है। जो ये वैल्यूज़ होते हैं वो निम्न होते हैं। पहला है मानव जीवन के ज्ञान से विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों को यह जानने में मदद मिलती है कि बच्चों से क्या अपेक्षा की जाती है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत बालकों के सभी विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है।
सेकेंड है knowing what to expect enables developmental psychologists to set up guidelines in the form of height weight scales, age weight scales, age height scales, mental age scales and social और emotional developmental scales। दूसरा है कि विकासात्मक मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शी सिद्धांत स्थापित करके यह अपेक्षा करते हैं कि आयु के अनुसार विभिन्न स्केल्स का ज्ञान उपलब्ध करा सकें, जिसमें हाइट वेट स्केल्स, एज वेट स्केल्स, एज हाइट स्केल्स, मेंटल एज स्केल्स और सोशल इमोशनल स्केल्स के चार्ट दिए गए हैं। थर्ड है since successful development requires guidance, knowing the developmental pattern enables parents and teachers to guide child's learning at appropriate times। तीसरा है सफल विकास के लिए कुशल मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। डेवलपमेंटल पैटर्न के द्वारा माता पिता एवं शिक्षक बच्चों का सही समय पर शिक्षा के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं। फोर्थ है knowing what the developmental pattern is makes it possible for parents and teachers to prepare children ahead of time for the change that will take place in their bodies, their interests of their behavior। चौथा, डेवलपमेंटल पैटर्न को जानने वाले माता पिता के लिए यह संभव हो जाता है कि बच्चों को समय के साथ कैसे तैयार करें, उसे आगे बढ़ाने के लिए कैसे अग्रसर करें एवं बच्चों को उनकी शारीरिक रुचि और उनके आचरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए समय से पहले ही कैसे तैयार रखें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। तो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस बच्चों, एट एवरी एज सम ऑफ द चेंजेस that occur during the developmental process are just beginning, some are at their peak and some are in the process of decline। These changes may be divided into 4 major categories: types of changes, changes in size, changes in proportion, disappearance of old feature, accretion of new features। तो सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, जिसमें कि विकास में परिवर्तन होता है। बच्चों, मानव जीवन में कॉन्सेप्शन से लाइफ लॉन्ग तक कुछ न कुछ चेंजेस अवश्य ही होते हैं। यह अलग बात है कि परिवर्तन की गति किसी अवस्था में धीमी होती है तो किसी अवस्था में तीव्र होती है। विकास के क्रम में फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एवं इमोशनल चेंजेस होते रहते हैं। विकास में होने वाले इन चेंजेस को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है हमारा चेंजेस इन साइज़, जो कि आकार में परिवर्तन। इसके अंतर्गत शारीरिक परिवर्तन आते हैं, जैसे शिशु की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे शिशु की लेंथ, वेट, शेप में भी वृद्धि होती है। फिज़िकल चेंजेस बच्चों विजिबल होते हैं, जिन्हें हम आसानी से देख सकते हैं और उसे मेज़र भी कर सकते हैं। फिज़िकल चेंजेस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंजेस इन प्रोपोर्शन, अनुपात में परिवर्तन। विकास प्रक्रिया के सिद्धांत में फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ अंगों के अनुपात में भी परिवर्तन होते हैं। अनुपातिक परिवर्तनों का प्रभाव न केवल शारीरिक अंगों पर ही पड़ता है, बल्कि मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक क्रियाओं पर भी पड़ता है। नेक्स्ट है डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, यानी कि पुरानी विशेषताओं का लोप होना। बच्चों, इस परिवर्तन के अंतर्गत उम्र बढ़ने के साथ साथ उन अंगों का लोप हो जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है एवं उनके जगह पर नई विशेषताओं का जन्म होता है। जैसे कि दूध का दांत एक समय में आकर टूट जाते हैं और उनके स्थान पर नए दांत आ जाते हैं। इसी प्रकार थाइमस ग्रंथि जो सीने में स्थित होती है वो आगे चलकर लुप्त हो जाती है। तो इसमें आपने देखा कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस में
कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहला चेंजेस है चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, एक्यूशन ऑफ न्यू फीचर, यानी कि आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी गुणों का लोप होना और नए गुणों की प्राप्ति होना। इन चारों के बारे में आपने डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस में आपने देखा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। द डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ है बढ़ते हैं हम। द डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल फ्रॉम द मेनी एविडेंसेस ऑफ एन ऑर्डरली प्रेडिक्टेबल पैटर्न इज़ फिजिकल डेवलपमेंट इन बोथ प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल लाइफ हैव कम टू लॉज ऑफ डायरेक्शनल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, द सिफेलोकॉर्डल लॉ एंड द प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ। द डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। देखा जाता है कि प्री नेटल और पोस्ट नेटल पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट एक व्यवस्थित अनुमानित पैटर्न की कई साक्ष्यों से होकर आती है। प्रत्येक प्राणी के विकास का अपना एक निश्चित प्रारूप होता है और व्यक्ति का जो शारीरिक विकास होता है वो दो दिशाओं से होकर गुजरता है या दो दिशाओं में होता है। तो ये हमारी दो दिशाएं जो होती हैं वो होती हैं सिफेलोकॉर्डल लॉ और प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डल लॉ क्या होती है। बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं सिफेलोकॉर्डल लॉ को, ये सिफेलोकॉर्डल लॉ का फिगर है। इसमें हम देखते हैं जो हमारी ये क्रिया जो होती है उसमें ये सिर से पैर की तरफ हो रही है, जिसमें कि अकॉर्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल लॉ डेवलपमेंट स्प्रेड्स ओवर द बॉडी फ्रॉम हेड टू फुट, यानी कि जो डेवलपमेंट स्प्रेड हो रही है हमारी बॉडी में वो सर से पैर की तरफ हो रही है, हेड टू फुट। The process of cephalocaudal direction from head to tail. This means that improvement in structure and function come first in the head region, then in the trunk and last in the leg region. तो ये बच्चों आप सिफेलोकॉर्डल की फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो क्रम होता है सिफेलोकॉर्डल लॉ का वो सर से पैर की तरफ होता है। तो सिफेलोकॉर्डल लॉ का क्रम सिर से पैर की तरफ होता है। इसमें पहले विकास सिर वाले भाग में होता है, फिर धड़ वाले भाग में होता है, उसके बाद पेट पीठ की ओर से होते हुए अंत में पैर वाले भाग की ओर विकसित होता है। जैसे यदि शिशु को पेट के बल लिटा देते हैं तो सबसे पहले वो अपने सिर और गर्दन को उठाएगा, कुछ दिनों बाद जो है वो धड़ तथा पेट भी उठाने लगता है और पेट के बल सरकने भी लगता है और बढ़ते हुए क्रम में वह उठने बैठने चलने आदि जैसे क्रियाएं करने लगता है, यानी कि सबसे लास्ट में वो अपने पैर की द्वारा क्रियाओं को करता है। तो सिफेलोकॉर्डल लॉ वो होती है जो कि हेड से लेग की तरफ स्प्रेड होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, जिसमें मैं बात करूंगी प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ की। प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ क्या होती है बच्चों, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ में प्रॉक्सिमोडिस्टल मिडलाइन टू एक्सट्रीमिटीज़। तो इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम नियर टू फार। The process in proximodistal from center or midline to periphery direction. Development proceeds from near to far outward from central axis of the body toward the extremities. Proximodistal law, यह विकास पास से दूर की ओर विकसित होता है या अग्रसित होती है, यानी कि नियर टू फार। पास वाले क्षेत्रों में इसका विकास तेजी पहले होता है और दूर वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें विकास बाद में होता है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ, इस लॉ के अंतर्गत ये विकास पास से दूर की ओर होता है। इसमें शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में, यानी कि मान लीजिए कि इसमें सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले क्षेत्रों में ये होती है। सुषुम्ना नाड़ी के दूर वाले क्षेत्रों में, पास वाले क्षेत्रों में भी होती है और दूर वाले क्षेत्रों में भी होती है। जैसे कि शिशु के मस्तिष्क, गर्दन, धड़ और पेट के अंगों में क्रियाशीलता जल्दी आती है। इस लॉ में जो अंग सुषुम्ना नाड़ी के पास होते हैं उनका विकास पहले होता है और जो अंग दूर होते हैं उनका विकास
बाद में होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस लॉ के अंतर्गत शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले क्षेत्रों में होता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी के पास वाले क्षेत्रों में होता है। तो अभी आपने देखा कि इसमें प्रॉक्सिमोडिस्टल लॉ में ये जो क्रम होता है इसका, ये पास से दूर की ओर अग्रसित होता है, जबकि सिफेलोकॉर्डल लॉ में उस जो स्प्रेड होता है वो सर से पैर की ओर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें कि बात करेंगे अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। प्रारंभिक विकास उत्तरार्ध के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। Scientific studies of children were made. It was an accepted fact that the early years are critical in the child's development. बच्चों, ये एक स्वीकृत तथ्य है कि बच्चों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभिक वर्ष में बालकों के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बच्चों की प्रारंभिक नींव मजबूत होती है तो आने वाले आयु में उसकी नींव मजबूत ही रहती है। प्रारंभिक अगर देखा जाता है कि प्रारंभिक नींव को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं, जिसमें है कि कंडीशन अफेक्टिंग अर्ली फाउंडेशन, प्रारंभिक नींव को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट है इसमें फेवरेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जिसे अनुकूल पारस्परिक संबंध भी कहते हैं। बच्चों, अगर प्रारंभिक अवस्था में बच्चों की परवरिश अच्छी होती है, उसके संबंध अच्छे होते हैं, उसके आसपास का माहौल अच्छा होता है, तो बच्चों के अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है एवं वह समाज के साथ एक स्वस्थ सामंजस्य जीवन स्थापित करता है। इसके विपरीत यदि बच्चों की नींव प्रारंभिक अवस्था से ही मजबूत नहीं होती है तो उसका असर उसके व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। सेकंड है हमारा इमोशनल स्टेट्स, जिसे भावनात्मक स्थिति भी कहते हैं। देखा जाता है कि संवेगात्मक अभाव, परिवार के सदस्यों द्वारा अस्वीकृति या माता पिता से अलग होना, किसी प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना आदि जो होती है प्रारंभिक नींव को प्रभावित करती है। ठीक इसके विपरीत भावपूर्ण संतुष्टि, स्वस्थ व्यक्तित्व विकास, ये जो होती है हमारे भावनात्मक स्थिति को प्रोत्साहित करती है। थर्ड है चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड, प्रशिक्षण विधि, जिसे बच्चों की प्रशिक्षण विधि भी हम कहते हैं। ऐसे बच्चों की प्रशिक्षण विधि भी प्रारंभिक अवस्था को प्रभावित करती है। यदि पेरेंट्स के द्वारा ऑथोरिटेरियन और परमिसिव टेक्निक को बच्चों के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो बच्चों का पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट अच्छा नहीं होगा। और यदि पेरेंट्स अपने बच्चों पर डेमोक्रेटिक टेक्निक अप्लाई करते हैं तो बच्चे का पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट दोनों ही बेटर होंगे। बच्चों, इस टेक्निक के बारे में मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि ऑथोरिटेरियन टेक्निक क्या होते हैं, परमिसिव टेक्निक क्या होते हैं और डेमोक्रेटिक टेक्निक क्या होते हैं। तो इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड में आपको ये मैंने बताया कि डेमोक्रेटिक टेक्निक जो पेरेंट्स जो है अप्लाई करते हैं उनके बच्चों का पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट दोनों ही बेटर होता है। नेक्स्ट है अर्ली रोल प्लेइंग। देखा जाता है कि जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होते हैं वे लेटर बॉर्न चाइल्ड की तुलना में अत्यधिक जिम्मेदार एवं आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपने साथ साथ अपने भाई बहन का ध्यान भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है चाइल्डहुड फैमिली स्ट्रक्चर। पारिवारिक संरचना का भी प्रभाव जो है बच्चों के प्रारंभिक अवस्था पर पड़ता है। जो बच्चे जॉइंट फैमिली से आते हैं सामान्यतः उनके अंदर ऑथोरिटेरियन टेक्निक डेवलप होती है और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का तलाक हो गया है वो बच्चे के अंदर चिंता, आक्रामकता आदि क्रियाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल स्टिम्युलेशन, जिसे कि पर्यावरण उत्तेजना भी
कहते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। उचित पर्यावरण का ना होना बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों विकास को प्रभावित करती है। तो इसमें आपने देखा कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से कंडीशन जो होती हैं हमारे अर्ली फाउंडेशन को प्रभावित करती हैं, जिसमें आपने फेवरेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में जाना, इमोशनल स्टेट्स के बारे में जाना, नेक्स्ट चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड, अर्ली रोल प्लेइंग, चाइल्डहुड फैमिली स्ट्रक्चर, इन्वायरमेंटल स्टिम्युलेशन, ये सारी जो होती हैं अर्ली फाउंडेशन को ये प्रभावित करती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं बात करूंगी डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम है। तो इसमें देखते हैं कि विकास जो होती है किस तरीके से परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम होती है। बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही मैचुरेशन और लर्निंग के कारणों से ही होता है। इन दोनों में से किसी एक की कमी भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो इस सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मैचुरेशन की, कि मैचुरेशन क्या होता है, यानी कि परिपक्वता क्या होती है। Maturation is the unfolding of characteristics potentially present in the individual that comes from the individual genetic endowment in phylogenetic function such as creeping, crawling, sitting, walking. Development comes from maturation. By contrast, autogenetic function is specific to the individual such as swimming, ball throwing, riding bicycles or writing. Training is essential. तो अगर हम बात मैचुरेशन की करें, परिपक्वता की, तो परिपक्वता सीखने के लिए नींव तैयार करता है, जिसके कारण सीखने की क्रिया प्रारंभ हो पाती है। परिपक्वता से शारीरिक गुणों एवं क्रियाओं में प्रौढ़ता आती है। परिपक्वता वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक विशेषताओं के विकास को कहते हैं। परिपक्वता में दो फंक्शन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइलोजेनिक फंक्शन। फाइलोजेनिक फंक्शन क्या होती है? फाइलोजेनिक फंक्शन में क्रिपिंग है, क्रॉलिंग है, सिटिंग है, वॉकिंग है आदि परिपक्वता के विकास से ही आती है। और इसके विपरीत ऑन्टोजेनिक फंक्शन में इसके अंतर्गत स्विमिंग है, बॉल थ्रोइंग है, राइडिंग है, बाइसिकल है, राइटिंग है आदि क्रियाएं आती हैं। तो इसमें आपने देखा कि फाइलोजेनिक फंक्शन और ऑटोजेनेटिक फंक्शन में बच्चों ये जो फाइलोजेनिक फंक्शन होती है इसमें आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति क्रियाओं को सीख लेता है, लेकिन ऑटोजेनेटिक फंक्शन में बच्चों के लिए ट्रेनिंग इज़ एसेंशियल, यानी कि प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आपने ये दोनों फंक्शन में देखा कि मैचुरेशन में फाइलोजेनिक फंक्शन में बच्चे आयु बढ़ने के साथ साथ इन क्रियाओं को सीख लेते हैं, लेकिन ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन में बच्चों में आयु बढ़ने के साथ साथ इसमें प्रशिक्षण के द्वारा बच्चों को परिपक्व बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लर्निंग की तरफ, यानी कि अधिगम। लर्निंग को सामान्यतः अधिगम और सीखना भी कहते हैं। लर्निंग के द्वारा व्यक्ति नई चीज़ों को सीखता है और पुरानी सीखी हुई चीज़ों में अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। लर्निंग से बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तेज़ी से होता है और उसमें सही गलत का निर्णय करने की क्षमता अधिक विकसित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लर्निंग इज़ द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट। सम लर्निंग कम्स फ्रॉम practice. Such learning may consists of imitation and identification. Learning may come from training, selected, directed and
पर्पसिव एक्टिविटी। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि लर्निंग जो होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लर्निंग के द्वारा व्यक्ति नई चीज़ों को सीखता है और पुरानी सीखी हुई चीज़ों में अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और लर्निंग से बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तेज़ी से होता है और उसमें सही गलत का निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। देखा जाता है कि सीखने की क्रिया जो होती है वो अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन, आइडेंटिफिकेशन पहचान के द्वारा, तो और अभ्यास एवं प्रयास करने पर आता है। यानी कि लर्निंग जो होती है वो अभ्यास और प्रयास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और पहचान के द्वारा आती है। लर्निंग जो होती है वो प्रशिक्षण के रूप में भी होती है, जो कि एक चयनित यानी कि सेलेक्टेड, डायरेक्टेड, निर्देशित, उद्देश्यपूर्ण, पर्पसिव क्रियाएं होती हैं या प्रक्रिया होती है। तो जो लर्निंग होती है वो हमारी सेलेक्टेड, डायरेक्टेड और पर्पसिव एक्टिविटी होती है, जिसे हम चयनित, निर्देशित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, यानी कि विकास जो होती है वो परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम होती हैं, जिसमें मैचुरेशन में आपने फाइलोजेनिक फंक्शन और ऑन्टोजेनेटिक फंक्शन के बारे में देखा और लर्निंग में देखा। लर्निंग में आपने सेलेक्टेड, डायरेक्टेड और पर्पसिव एक्टिविटी के बारे में जाना। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैं बात करूंगी द डेवलपमेंटल पैटर्न हैज़ प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि डेवलपमेंटल पैटर्न जो विकासात्मक प्रतिमान होते हैं उसकी अपनी, हर स्टेज की अपनी एक विशेषता होती है। तो नॉट ओनली इज़ द डेवलपमेंटल पैटर्न प्रेडिक्टेबल बट ऑल्सो इट हैज़ सर्टेन कॉमन and predictable characteristics. This holds true for the pattern of mental as well as physical development. Predictable characteristics are similarity in development pattern, development proceed from general to specific, different areas develop at different rates. तो द डेवलपमेंटल पैटर्न हैज़ प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों हर स्टेज की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स सभी सामान्य बालकों में आने वाली अवस्था में अवश्य प्रकट होती हैं। इसका डिस्कशन मैंने पहले डेवलपमेंटल टास्क वाले लेक्चर में किया है। बच्चों इन विशेषताओं की तीव्रता एवं मंदता को देखकर बालक के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चलकर क्या बनेगा। तो फर्स्ट देखते हैं प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो विशेषताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो फर्स्ट है हमारी सिमिलरिटी इन डेवलपमेंट पैटर्न। विकास प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। देखा जाता है कि प्रत्येक बालक के विकास की गतियों में भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद विकास की गति में समानता एवं स्थिरता देखने को मिलती है। विकास प्रतिमानों की यह समानता बालकों के वंशानुक्रम और पर्यावरण के संयुक्तिकरण से नियंत्रित होती है। सेकंड है हमारा डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। विकास की प्रक्रिया हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बालक पहले सामान्य अनुक्रियाएं करता है और बाद में विशिष्ट अनुक्रिया करने लगता है। जैसे देखा जाता है कि शैशवावस्था में या इन्फेंसी स्टेज में बालक हाथ, पैरों और शरीर के अन्य अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है। इस कारण उनकी क्रियाएं सामान्य होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है और उनकी क्रियाएं सामान्य से विशिष्ट की ओर होने लगती हैं और वे अपने सभी अंगों पर अपना नियंत्रण पा लेते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट एरियाज डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। विकास की गति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है।
हमारे शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न गति से विकास करते हैं। शरीर के कुछ अंग जल्दी विकसित होते हैं, वहीं कुछ अंगों में विकास जो होती है वो देरी से होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि गर्भावस्था में शिशु के सिर का विकास तीव्र गति से होता है। हम देखते हैं कि जो हमारी प्रीनेटल पीरियड होती है उसमें शिशु के सिर का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। इस कारण जब जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु का जो सर होता है अन्य अंगों की तुलना में बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में हाथ एवं पैरों का विकास तीव्र गति से होता है और किशोरावस्था में कंधों एवं वक्ष का विकास जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से होता है। इसमें हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक्स आता है जो कि है कि डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि डेवलपमेंट इज़ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ये अलग बात है कि विकास की गति कभी धीमी होती है तो कभी तेज हो जाती है, लेकिन डिफरेंट एज लेवल पर विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि गर्भावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन वृद्धावस्था में विकास की गति सबसे कम होती है। इसी तरह इन्फेंसी और चाइल्डहुड स्टेज में शारीरिक विकास की गति तीव्र रहती है तथा प्रौढ़ावस्था में इसकी गति धीमी हो जाती है। तो इसमें आपने देखा कि डेवलपमेंटल पैटर्न हैज़ प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सिमिलरिटी इन डेवलपमेंट पैटर्न, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, डिफरेंट एरियाज डेवलप एट डिफरेंट रेट और लास्ट है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस, यानी कि इसकी इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अभी तक बच्चों आपने इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस के बारे में, सेकंड आपको द डेवलपमेंट पैटर्न इज़ प्रेडिक्टेबल के बारे में, थर्ड अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट के बारे में बताया था, फोर्थ में मैंने आपको डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग के बारे में बताया, और फिफ्थ में द डेवलपमेंटल पैटर्न हैज़ प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। तो ये पार्ट 1 में मैंने इन 5 प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स को मैं पार्ट 2 के स्लाइड में इंक्लूड करूँगी, जिसमें मैं आपको देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, नेक्स्ट देयर पीरियड्स in the developmental pattern, next their social expectation of every developmental period, happiness varies at different periods in the development, every area of development has potential hazards। इन 5 प्रिंसिपल्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि पार्ट 2 के वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ जल्दी ही बना के अपलोड करूंगी। तो आप आई होप कि आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।